अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अकील अहमद है। मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, जिसका कोर्स कोड नंबर है 1339। काफ़ी मैंने लेक्चर इसमें अपलोड कर दिए हैं। इसके अंदर मैंने चूँकि अभी अभी बैच जो एक इम्तहान ख़त्म हुआ है स्टूडेंट्स का, लेकिन मैं लेक्चर इसमें डालता रहूँगा ताकि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद हो। आज मैं आपके सामने यहाँ पे बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है ये बताऊँगा। अभी आपकी किसी किताब को सॉल्व नहीं करूँगा, अपने पास से फ़र्ज़ी फ़िगर लेके बैलेंस शीट बताऊँगा कैसे बनाई जाती है इस वाले लेक्चर में आज के। ठीक है? पहले आप ये सोच लें कि बैलेंस शीट होती क्या है? व्हाट इज़ बैलेंस शीट? बैलेंस शीट आप अक्सर इंटरव्यू में भी जाते हैं तो वहाँ सवाल क्या आता है, 90% स्टूडेंट बैलेंस शीट के ऊपर जवाब नहीं दे पाते। आपको पता होना चाहिए बैलेंस शीट जो है एक डॉक्यूमेंट होता है जो माली हालत को ज़ाहिर करता है कारोबार की किसी ख़ास मख़सूस तारीख़ को। बैलेंस शीट कारोबार का एक जो ऐसी दस्तावेज़ होती है जो कारोबार की माली हालत को माली हालत को ज़ाहिर करती है। एनी स्पेसिफ़िक डेट किसी ख़ास तारीख़ पर, पूरे साल के लिए नहीं बनाई जाती बैलेंस शीट। बैलेंस हमेशा किसी एक ख़ास तारीख़ को, जिस वक़्त आप बना रहे हैं उसी तारीख़ की फ़ाइनेंशियल पोजीशन ज़ाहिर करती है। जबकि इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूरे साल का रिज़ल्ट बताता है, क्या आया, परफ़ॉर्मेंस बताता है कि आपके कारोबार की परफ़ॉर्मेंस पूरे साल की क्या है, आपका कारोबार प्रॉफिट में है या नुकसान में है, ये बताता है बैलेंस शीट। और प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करने के लिए रेवेन्यू जो सबसे बड़ा मेन आइटम होता है वो सेल्स होती है, और उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करते हैं तो आपका प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। अगर आपका जो है ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा होता है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम होते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं तो नेट लॉस आता है। तो इस तरह ये आपका बनाता है। लेकिन बैलेंस शीट जो है पूरे साल की नहीं होती, किसी एक ख़ास तारीख़ की होती है। जिस तारीख़ को बनाई जा रही होती है उसी तारीख़ की माली हालत बताती है। माली हालत में कारोबार की रोज़ डेली टू डेली तब्दीली होती रहती है। जब भी हम कोई सौदा करते हैं कारोबार में, यानी कोई परचेज़ करते हैं या हम जो है कोई सेल करते हैं या हम कोई ख़र्चा करते हैं, तो बैलेंस शीट की पोजीशन तब्दील होती रहती है। क्योंकि जब हम कोई परचेज़ करेंगे तो हमारा कैश इन्वॉल्व होगा, तो कैश एक असेट साइड होता है, असेट में तब्दीली आ जाती है। इसी तरीके से अगर हम उधार में कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो हमारी लायबिलिटीज़ इन्वॉल्व होती है, लायबिलिटी की पोजीशन चेंज हो जाती है। इसी तरीके से अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट वो ड्राइंग कर लेता है, मालिक कुछ पैसे निकाल लेता है कारोबार से, तो प्रोप्राइटरशिप में तब्दीली आ जाती है। इसलिए हम बैलेंस शीट को पूरे साल का डॉक्यूमेंट नहीं कहते, हम बैलेंस शीट उस तारीख़ की माली हालत को ज़ाहिर करता है जिस तारीख़ को बनाई जाती है। ये मैंने इसके बारे में काफ़ी आपको बता दिया है, थोड़ी नॉलेज के लिए बताया है। अब हम असल तो मकसद हमारा बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है वो बता रहा हूँ। चलें, बैलेंस शीट जब भी बनाने जाएंगे तो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले, मैंने बार बार बताया है अपने लेक्चरों में, सबसे पहले टॉप बिल्कुल पेपर के सेंटर में 3 चीज़ें भरिएगा। हम जो काम करने जा रहे हैं, किस कंपनी के लिए, किस कारोबार के लिए या किसके लिए कर रहे हैं, तो उनका नाम लिखेंगे। अगर वो कंपनी है तो M/S लिख के उसका नाम लिख देंगे। ये पेन मैं चेंज करता हूँ। मैसर्स, फ़र्ज़ करें हम नाम ले लेते हैं नोमान ट्रेडर्स की है। ट्रेडर्स माने ताजीर, खरीद व फरोख्त करने वाले ट्रेडर्स। नोमान ट्रेडर्स की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। ये एक फ़र्ज़ी बैलेंस शीट है, लेकिन हमारा मकसद यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे बनाई जाती है। फिर एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप यहाँ पे पहले सबसे पेपर के सेंटर में नाम लिखेंगे, ये आपके सवाल के अंदर होगा, सवाल में देख लीजिएगा, शुरू में ही बता दिएगा वो किसका कंपनी का ये। अगर आपको नाम नहीं दिया सवाल में तो मैसर्स/मिस्टर जो भी लिखे ना, मेस करके और डैश डैश करके छोड़ दिएगा, कि आप उसको पता चले कि ये, इसको स्टूडेंट को पता है कि यहाँ पे नाम आता है किस कंपनी के लिए बैलेंस शीट बनाई जा रही है। फिर यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपसे कहा गया है वो बैलेंस शीट है। रिक्वायरमेंट में कहा गया होगा ना, वो हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट। जो चीज़ रिक्वायरमेंट में कही गई है आपसे, बैलेंस शीट। आप इसको पहले एक ही नज़र में इसको जो है सही तरीके से ज़हन नशीन कर लें, समझ लें, फिर जब सवाल करेंगे सवाल हल करने में आसानी हो जाएगी।
फिर ये वो ख़ास तारीख जिस तारीख को बनाई जाती है बैलेंस शीट, जो फाइनेंशियल पोजीशन जिस ख़ास तारीख को ज़ाहिर की जाती है वो यहाँ लिखेंगे। ये आपके रिक्वायरमेंट में बताया गया वो बैलेंस शीट बनाए, किस तारीख की बैलेंस शीट बनाए, इस तारीख की। एज ऑन दिसंबर, साल की आखिरी तारीख पर, जिस तारीख को भी बनाई जाए। हम अक्सर सवालत में साल की आखिरी तारीख मांगा जाता है, इसलिए दिसंबर 31 2000 हम 23 ले लेते हैं। ये तीन चीज़ें, ये तीन क्वेश्चन होते हैं ना यहाँ पे। हम क्या फॉर होम किसके लिए बना रहे हैं, यानी किसके लिए, फॉर होम किसके लिए, व्हाट क्या बना रहे हैं। ये तीन क्वेश्चन अलग हैं। क्या बना रहे हैं, हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं, हम ऐसा नोमान ट्रेडर्स के लिए बना रहे हैं। और हम वैन कब बना रहे हैं, हम 31 दिसंबर 2023 को बना रहे हैं। ये तीन क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी अकाउंटिंग का डॉक्यूमेंट बनाए, कोई भी बुक बनाए, वहाँ पर टॉप पे ज़रूरी तीन एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से इनके नंबर यहीं से शुरू होते हैं नंबर। अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो यही नहीं पता किसके लिए आपने काम किया है, तो ये ज़रूरी याद रख लें। इसी स्टेज पे मैं बार बार अपने इसमें बताता रहता हूँ। तो अब हम बैलेंस शीट के क्या कॉलम होते हैं, क्या उसका खाका होता है, बना रहे हैं। देखें ये सफ़ा है, स्केल लीजिएगा, स्केल, ये लाइन मिलाई आपने। अब आप यहाँ से लाइन खींचिएगा, मैं ज़रा आप पेंसिल से खींचिएगा, मैं मार्कर से कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए कैमरे में। फिर ये लाइन हो गई। इसके बाद बिल्कुल सेंटर से लाइन बनाइएगा, सेंटर से। तो इससे मैं डिवाइड कर लिया, बिल्कुल मेन सेंटर से, यहाँ से ये मैंने सेंटर से लाइन बनाई है। ये एक अमाउंट का कॉलम बनाइएगा इसके अंदर। भाई एक कॉलम होता है इसमें अमाउंट का, ये अमाउंट का कॉलम हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड पे भी अमाउंट का कॉलम बनाइएगा। और ये बैलेंस शीट अपने हिसाब से बनाइएगा, पता चल जाएगा कितने अकाउंट दिए हैं उसके हिसाब से। पूरे सफ़े बनाइए, आधे सफ़े बनाइएगा, तो उसके अंदर ही इतनी बड़ी नहीं होती है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से छोटी होती है, लेकिन प्रैक्टिकल में बड़ी होती है। बैलेंस शीट जो है दो तरीके से बनती है। इसको अकाउंट फॉर्म बोलते हैं, क्लासीफाइड फॉर्म बोलते हैं ये, और एक होती है स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर होती है। इनकम स्टेटमेंट तरह से प्रोसेस होते हैं। पहले असेट्स बनाते हैं, असेट्स करते हैं, असेट्स के बाद फिर हम लाइबिलिटीज़ करते हैं, लाइबिलिटीज के बाद हम जो है कैपिटल में, ये तीन चीज़ों की असेट बनती है और कैपिटल, ये तीन चीज़ बन जाती है। अब हम जब असेट्स करते हैं, असेट्स के अंदर करंट असेट अलग करते हैं और आप फिक्स असेट अलग करते हैं। जब करंट असेट की बात आ गया, असेट्स तो आपको पता है कारोबार के नाम जो चीज़ होती है वो कारोबार की जायदाद होती है, कारोबार की प्रॉपर्टी होती है। असेट दो किस्म के होते हैं, करंट असेट्स होता है और एक फिक्स असेट होता है। करंट असेट्स वो होते हैं जो एक साल में कारोबार में गति करें और एक साल के अंदर ही अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, चाहे उसका टाइम एक दिन का हो, 3 महीने का हो, 1 हफ्ते का हो, लेकिन ज़्यादा पीरियड कारोबार में सर्कुलेट करने का उसका जो होता है ना, 1 साल होता है। 1 साल में मर्चेंडाइज़ को भी कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, जितने मार्केट में रिसीवेबल होते हैं उनको भी कैश कर लेते हैं, जो हम आ रहे एडवांसेस होते हैं वो भी एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। 1 साल के पीरियड के अंदर अंदर जो चीज़ भी कन्वर्ट हो जाए कैश के अंदर ना, वो आपके असेट्स होते हैं, ठीक है। और फिक्स असेट वो होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए लिए जाते हैं और लॉन्गर है उसका 5 साल 10 साल जितने भी अरसे के लिए वो यूज़ करने के लिए लिए जाते हैं कारोबार के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये वाला पोर्शन आपका असेट्स का होता है, जो मैंने अभी आपको बताया असेट्स क्या होते हैं। यहाँ हम लिखेंगे असेट्स। असेट आपके रिसोर्सेज होते हैं, कारोबार के वसाइल होते हैं। ये अमाउंट है, ये अमाउंट का कॉलम है। वसाइल है ना, इस कारोबार के बाद क्या क्या वसाइल हैं, कितना कैश पड़ा हुआ है, कितना इसके पास मर्चेंडाइज सामान बेचने के सामान पड़ा हुआ है, कितना फर्नीचर पड़ा हुआ है, कितनी मशीनरी, सब वसाइल है। ये वसाइल आते हैं ज़राए से। अब यहाँ पे लिखेंगे हम ज़राए। ज़राए में दो चीज़ें होती हैं, एक तो कर्जे होते हैं जिसको हम लाइबिलिटीज़ बोलते हैं, लाइबिलिटीज़ वाजिबात, जो वापस करने होते हैं आपने कुछ अरसे के बाद वादे के मुताबिक, लाइबिलिटीज़ होती है। प्लस इसमें क्या होता है, कैपिटल सरमाया होता है, जो मालिक ने लगाया होता है, जो ओनर ने लगाया होता है, कैपिटल। ये है आपके ज़राए, कैपिटल, ये आपका कैपिटल आ गया।
इसको सरमाया बोलते हैं। ये आपके वाजिबात होते हैं, कर्जे जो वापस करने हैं आपने। ये आपके असासे होते हैं। ये लिखिएगा नहीं उर्दू में, ये तो मैंने आपको बताने के लिए लगा रहा हूँ। आपके ये इसके कॉलम होते हैं। ये अमाउंट का कॉलम होता है, रकम का। ठीक है स्टूडेंट, नज़र आ रहा है आपको बैलेंस शीट? थोड़ी सी कट रहा है, अब नज़र आ रहा होगा, सही है। ठीक है, इस तरह का ये इसका ढांचा होता है। ये मैंने कॉलम बनाया इसके, मैंने यहाँ तक ले लिया। ठीक है, यहाँ मैं इनके टोटल कर लूँगा, पहले मैं लिख दूँगा और टोटल ये लाइन आखिर में मारूंगा अकाउंट्स की देख के कि कितने अकाउंट्स हैं। चलें जी, अब हम शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम करंट असेट्स, जारी असासे। करंट असेट ऐसे असासे जो एक साल के अंदर कारोबार में गर्दिश करें और कैश में कन्वर्ट हो जाए, उनको बोलते हैं करंट असेट्स। सबसे पहले लिखेंगे करंट असेट्स। ये मैं एक ही बार बना रहा हूँ, खाका आप याद रख लें। करंट असेट में क्या क्या आते हैं देख लें कि पहले मैं अकाउंट लिख दूँ। कैश, कैश बैंक आता है, ये याद रख लें करंट असेट के। कैश आता है, बैंक आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, यानी हमने मार्केट में कुछ बॉन्ड वगैरह ख़रीद लिए, शेयर वगैरह ख़रीद लिए, और जब फालतू पैसा रखा था कारोबार में तो हमने बोला चलो इसको इन्वेस्ट करें, हमने मार्केट में जाकर कुछ शेयर ख़रीद लिए, और जब चाहेंगे स्टॉक मार्केट में जाकर उसको कैश कर लेंगे। बहुत तेज़ी से लिक्विडिटी होती है, इसकी तेज़ होती है। फालतू जो पैसा रखा होता है उसकी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और 3-3 महीने में कंपनी का प्रॉफिट मिलता है या शेयर की कीमत बढ़ जाती है, तो उस पैसे को मार्केट एबल सिक्योरिटीज़ कहलाती है। ये बिल्कुल सारे के सारे तेज़ जो है कैश में कन्वर्ट वाले आइटम है। फिर इसके बाद जो है हम ले लेते हैं, इसके बाद रिसीवेबल, हम बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल। वो पैसा जो अपने ग्राहकों से वसूल करना है, जिन्हें हमने उधार में माल बेचा हुआ है, वो अपने वादे के मुताबिक हमें पैसा देंगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल से ज़्यादा के अंदर का नहीं होता। ये 1 साल के अंदर सब कैश में कन्वर्ट रहते हैं। अकाउंट रिसीव वेबिल, ठीक है। इसमें से लेस होता है एक अलाउंस फॉर बैड डेट्स होता है, अलाउंस फॉर, बी फॉर बैड, डी फॉर डेट्स। डेट माने कर्जा होता है, ऐसा कर्जा जिसके अब मिलने के इम्कान नहीं है या जो डूब सकता है, यानी ये हमारा अलाउंस है। हमने एस्टिमेटेड है, अंदाज़ा है कि इतने पैसे जो हमने मार्केट में कस्टमर से वसूल करने हैं, फर्स्ट करें 10,000 रुपये वसूल करने हैं, लेकिन हमने अपने एस्टिमेट कर लिया, अंदाज़ा लगा लिया कि हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि 500 रुपये इसमें डूब जाएंगे। इसलिए हम पहले से बैलेंस शीट में अलाउंस फॉर बैड डेट्स को माइनस करके उसकी पोजीशन लिख देते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रा असेट अकाउंट होता है, जो ये अकाउंट रिसीवेबल आपका असेट्स है। असेट्स की वैल्यू को जो माइनस करता है, डिलीट करता है और जो कम करता है, डिडक्ट करता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा असेट अकाउंट। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट रिसीवेबल क्या आएगा, कॉन्ट्रा असेट अकाउंट है। ठीक है, फिर इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज, नहीं पहले हम ले लेते हैं मर्चेंडाइज। मर्चेंट, इनको बेच के हम कैश में कन्वर्ट करते हैं। डाइज, इन्वेंट्री, INV माने इन्वेंट्री, ज़ख़ीरा, जो माल अनसोल्ड पड़ा हुआ है हमारे दफ्तर में, जो हमारे ऑफिस में अनसोल्ड पड़ा हुआ है, जो अभी बिका नहीं है, जिसे हमने इस साल के अंदर बेचना है। साल के अंदर, इस साल में या इस साल के आखिर में ये एंडिंग इन्वेंट्री होती है, एंडिंग मर्चेंडाइज। साल के अख्ताम पर इतना माल बिकने से रह गया, ये इसका मतलब ये होता है, वो लिख देते हैं यहाँ पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, यानी एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। फिर हम इसके बाद लिख लेते हैं ऑफिस सप्लाईज। मैं ज़्यादा आइटम लिख रहा हूँ, आपको कम से कम इम्तिहान में आते हैं। ऑफिस सप्लाई में आते हैं वो सामान जो बेचने की नीयत से ख़रीदा जाए, वो सामान, वो छोटी मोटी अशिया, दोबारा सुनिएगा। ऑफिस सप्लाईज में दफ्तर में इस्तेमाल होने वाली छोटी मोटी अशिया, जैसे कार्बन पेपर, रबड़, स्केल वगैरह, जो कंज्यूम होने वाले आइटम होते हैं दफ्तर में,
कंज्यूम हो जाते हैं उनको बोलते हैं ऑफिस सप्लाई। ऑफिस सप्लाई मीन दफ्तर में इस्तेमाल होने वाली छोटी मोटी अशिया, कार्बन पेपर, पेपर, ठीक है, स्केल, रबड़, पिन है, स्टेपलर पिन है, स्टेपलर मशीन, पेन होते हैं, सिग्नेचर फाइल कवर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें ऑफिस सप्लाई दफ्तर में होती हैं। ऑफिस सप्लाई देंगे। फिर लिखेंगे कोई आपने एडवांसेस किसी को दिया हुआ है, अगर कारोबार ने किसी को अक्सर देते हैं ना एडवांस में, हमने 3 महीने का किराया दे दिया, 4 महीने का किराया दे दिया, तो यहाँ लिखेंगे उसको नाम होता है एडवांस का, यहाँ पे प्री पैड, यानी पहले से अदा कर दिया। प्री एडवांस का नाम होता है प्री पैड, जो पहले से अदा कर दिया। अब फर्ज है प्री पैड रेंट कर दिया, ऑफिस का किराया आपने 3 महीने 4 महीने का दे दिया, तो आपका एडवांस है, जब चाहे वापस ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका एडवांस। ऐसे प्रीपेड एडवर्टाइजिंग हो जाती है, प्रीपेड आपका इंश्योरेंस हो जाता है, प्रीपेड सैलरी होती है, किसी एम्प्लॉय को पहले से तनख्वाह दे दी 1-2 महीने की, उसने मांगी तो ठीक है, काम उससे बाद में लेंगे, तो वो जब तक आपका एडवांस पड़ा हुआ उसके ऊपर ये असेट्स हैं सारे, प्रीपेड रेंट। ये आपके सारे हो गए टोटल करंट असेट्स, ये हो गए करंट असेट्स आपके। और फिर यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। अब मैं ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लेता हूँ। ये मैंने ज़्यादा अकाउंट लिख दिए आपके करंट असेट्स के। अब जैसे अकाउंट रिसीवेबल है ना, और भी रिसीवेबल आ सकता है, बिल रिसीवेबल हो सकता है, नोट रिसीवेबल हो सकता है, ठीक है, इस तरह। प्रीपेड रेंट एक लिखा है मैंने, अब यहाँ पे बहुत सारे प्रीपेड आ सकते हैं, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग आ सकती है, प्रीपेड सैलरीज आ सकती है, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस आ सकता है, ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं, मैंने एक लिख दिया। अब मैं एक लाइन छोड़ के यहाँ लिख रहा हूँ फिक्स असेट्स। आप इस तरह बैलेंस शीट बनाइएगा, दान में पूरे नंबर मिलेंगे। फिक्स असेट भी बता रहा हूँ आपको। फिक्स असेट क्या होते हैं? ऐसे असासे जो 1 साल से ज़्यादा मुद्दत के लिए जाएँ। फिक्स असेट क्या होते हैं? इनको हम कारोबार में रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इनको बेचने की नीयत से नहीं खरीदते, इनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनका जैसे जैसे यूज़ होता है तो इनकी ये घिसते जाते हैं, इनकी वैल्यू कम होती रहती है यूज़ होने की वजह से। जो वैल्यू कम होती है उसको हम बोलते हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन, यानी इतनी मालियत के ये असासे घिस गए हैं, जितनी मालियत की वैल्यू कम होती रहती है उतनी उनकी उनमें से हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की शक्ल में निकालते रहते हैं, माइनस करते रहते हैं। डेप्रिसिएशन माने घिस जाना, आपके असासे घिस जाना। जो फिक्स असासे हैं वो टाइम के साथ साथ घिस भी रहे हैं, इस्तेमाल होने के साथ साथ घिस रहे हैं, वो कितनी मालियत घिस रहे हैं वो हम पैसा निकालते हैं, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लैंड ज़मीन, ये आपका फिक्स असेट है। ज़मीन वाहिद फिक्स असेट ऐसा है जिसपे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, क्योंकि ज़मीन कभी घिसती नहीं है, सदियों से थी, आज भी है और रहेगी, इसलिए ये वाहिद है। इसकी लिमिटेड लाइफ नहीं होती, लाइफ चलती रहती है, चलती रहती है। इस पर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन घिसाई की वैल्यू नहीं निकलती है, बल्कि इसकी तो कीमत अप्रिशिएट बढ़ती रहती है। इसके बाद हम ले लेते हैं लैंड का बिल्डिंग। बिल्डिंग चूँकि कंस्ट्रक्शन होती है, हमने बनाई होती है ज़मीन के ऊपर, और कंस्ट्रक्शन ज़्यादा जो है 99 साल की होगी, उसके बाद गिर जाएगी, सीमेंट की बजरी की जो कंस्ट्रक्शन होती है। तो अब उसकी जो है कंस्ट्रक्शन में जितना भी पैसा लगा हुआ है उसको हम एस्टिमेट कर लेते हैं, और उसकी कितने साल की लाइफ है, 99 साल की है, तो उसको तकसीम कर देते हैं, तो अकाउंटिंग में देते हैं। इसके साथ साथ ये घिसती जाएगी, जितनी इसकी वैल्यू कम क्या करेगा, उतनी अमाउंट की वैल्यू कम होती जाएगी, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। अलाउंस फॉर DEP लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, डेप्रिसिएशन की शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इतनी वैल्यू का डेप्रिसिएशन घिस गया है, ये बिल्डिंग घिस गई है, ताकि जब ये पूरी बिल्डिंग घिस जाएगी तो वो पैसा हमारे किसी अकाउंट के अंदर रखते हैं, सेव करके वो आ जाता है। बिल्डिंग हो गई। इसके अलावा अब आपके होता है फर्नीचर होता है। फर्नीचर जब यूज़ करेंगे, फर्नीचर की वैल्यू आएगी, कितने का खरीदा था हमने यहाँ, और जब यूज़ करेंगे फर्नीचर में से भी लेस होगा डेप्रिसिएशन, कितना यूज़ करा है आपने, लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके जितने भी आपके फिक्स एसेट होंगे, मशीनरी हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है, हर एक का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लेस होता रहेगा। या अभी लाइनें छोटी हो गई, मैं लाइनें बड़ी कर लेता हूँ ज़रा। ये लाइनें छोटी हो गई तो मैं बड़ी कर रहा हूँ। ठीक है, लाइनें मैंने बड़ी कर ली। ये मैं पॉसिबल अकाउंट लिख रहा हूँ, आपको बीकॉम तक आगे तक काम आएंगे ये बैलेंस शीट के। फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मशीनरी, फर्ज करें आपकी अच्छी बैलेंस शीट बनाया तो
मशीनरी जितनी मालियत की होगी लिखेंगे अमाउंट, और इसमें से भी लेस होगा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। इसकी घिसाई कितने की घिस गई मशीन, घिसाई के पैसे निकलते रहेंगे। ये मैंने ये आपके फिक्स असेट दे दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये फिर आखिर में यहाँ पे टोटल करेंगे। अच्छा, टोटल जब भी करेंगे ना बराबर होगा, दोनों साइड का टोटल है ना एक साथ करेंगे, टोटल बिल्कुल आमने सामने रखेंगे, टोटल का अलग अलग नहीं, इधर का टोटल अलग है वो गलत है। बैलेंस शीट में बिल्कुल जितना डेबिट का टोटल होगा उतना ही क्रेडिट का टोटल होना चाहिए, आमने सामने बिल्कुल सामने होना चाहिए। जानो, ये मैंने आपको कौन सी साइड बना दी, रिसोर्सेज साइड बना दी। ये रिसोर्सेज वसाइल हैं, कारोबार के वसाइल हैं, ये कारोबार के रिसोर्स हैं कारोबार के। अब मैं सोर्स की साइड जा रहा हूँ। इस वसाइल को लाने वाले सोर्स क्या क्या है, एक कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल का है जो मालिक जिसको ओनर का टाइटल मिलता है। दूसरा सोर्स है कर्जे की शक्ल होती है, जो क्रेडिटर होते हैं जिनको वापस करना होता है, हमारे को ना पैसा कुछ टाइम के वापस होता है, और ये इसका पैसा जब तक लगा रहेगा तब ये कारोबार का वजूद मौजूद है। ठीक है, या ये किसी और को बेच नहीं देता कारोबार, जब तक ये कारोबार मौजूद है इसका पैसा मौजूद है, कैपिटल ओनर का कैपिटल। अब यहाँ पे आते हैं, ये बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लाइबिलिटीज दी गई, लाइबिलिटीज लिखी है हेडिंग डालेंगे। यहाँ भी शॉर्ट, पहली लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, यानी जिसको करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। शॉर्ट टर्म माने करंट, शॉर्ट छोटी मुद्दत की लाइबिलिटीज, टर्म माने मुद्दत, LIAB, लाइबिलिटीज को मैंने शॉर्ट में लिख दिया लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज, ठीक है ना, यानी ऐसे कर्जे जिन्हें हमने ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक रखना है, 1 साल के अंदर अंदर हमने वापस कर देने हैं। एक दिन में, एक सुबह लिया शाम को वापस कर दिया, या एक दिन बाद वापस कर दिया, एक हफ्ते बाद वापस किया, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट से शॉर्ट कम टाइम तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये कर्जे वो कर्जे होते हैं जिन्हें 1 साल के अंदर अंदर वापस करना होता है। इसके अंदर कौन सा होता है, अकाउंट पेबिल होता है। जिन लोगों से हम उधार में माल खरीदते हैं और उनसे 2-3 महीने का टाइम मांग लेते हैं पेमेंट के लिए, अकाउंट पेबिल कहलाता है वो, उनकी ब्रैकेट में नाम आ जाता है। अकाउंट पेबिल है, बिल पेबिल है। जैसे मैंने बिल पेबिल का, वहाँ बिल रिसीवेबल आता है, वहाँ मैंने अकाउंट रिसीवेबल लिखा था ना, वहाँ भी रिसीवेबल आता है, बिल रिसीवेबल। यहाँ अकाउंट पेबिल है। जब भी एक तरफ अकाउंट पेबिल होगा दूसरी तरफ वो रिसीवेबल होगा, वसूल करने वाले का रिसीवेबल और पे करने वाले का पेबिल। जो नाम होगा वो साथ लगाएंगे, बिल पेबिल हो गया, नोट पेबिल हो गया, ठीक है, सैलरी पेबिल हो गया, तनख्वाह आपने वापस पे करनी है महीने के बाद। ये सब करंट लाइबिलिटीज हैं जो आपने 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है। ये जो अमाउंट कॉलम है इनके सामने यहाँ पे अमाउंट लिखे जाते हैं, जो सवाल में अमाउंट दिएंगे वो यहाँ लिखे जाएंगे, सामने 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 अमाउंट लिखे जाएंगे। और इसका जो टोटल आएगा, जो टोटल इधर का आएगा वही टोटल जो करेंगे इधर का आएगा। दोनों के टोटल एग्री करनी चाहिए, बराबर करनी चाहिए। अगर बैलेंस शीट के टोटल बराबर आते हैं, अगर बैलेंस शीट के दोनों टोटल बराबर आते हैं तो आपकी बैलेंस शीट सही बनी है। अगर कोई भी 1 रुपये का भी फर्क आता है, 1 पैसे का भी फर्क आता है, आपकी बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई भी, फिर वो तलाश की जाती है। ठीक है, ये आपकी, ये तो आपकी हो गई। करंट लायबिलिटी के अंदर आपका हो रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवर ड्राफ्ट भी आपका करंट एसेट होता है। यानी आपके बैंक में 2,000 रुपये पड़े थे, लेकिन आपने चेक लिख दिया 4,000 रुपये का, बैंक ताल्लुका अच्छे होने की वजह से बैंक ने आपके 4,000 रुपये की पेमेंट कर दी, 2,000 रुपये को डाल दिया ओवरड्राफ्ट में, जो आपने 30 डेज़ के अंदर अंदर बैंक को वापस करने होते हैं। ओवरड्राफ्ट माने वो पैसा जो आपने बैंक को वापस करना है, आप लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गया। एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कुछ एडवांस आप अपने ग्राहकों से वसूल कर लेते हैं। अभी माल आपके पास होता नहीं है, कस्टमर से माल के पैसे बुक कर लेते हैं कि हम आपको 15 दिन के बाद माल दे देंगे, तो पैसा वसूल कर लिया, तो वो जब तक के लिए कर्जा होता है जब तक आप माल सप्लाई ना कर दें। ऐसे कर्ज, ऐसे पैसे बोलते हैं एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर। ठीक है सर, ये आपकी करंट लाइबिलिटीज हो गई। अब इसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। टर्म माने मुद्दत, तवील मुद्दत, टर्म LIAB में शॉर्ट में लिख दिया लाइबिलिटीज।
लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऐसे कर्जे जो आपने 1 साल से बड़ी मुद्दत के लिए, ज़्यादा मुद्दत के लिए लिए हों, मतलब 1 साल से ऊपर, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जो आपने वापस करने हैं बहुत लंबे अरसे के अंदर, ऐसे कर्जों को बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। उसमें क्या हो सकता है, बॉन्ड पे बिल। जब कंपनियां बॉन्ड निकालती हैं तो 10 साल 5 साल के लिए होते हैं बॉन्ड पे बिल, जिसमें इंटरेस्ट देती रहती हैं, सूद हुआ हर आपको जो है साल का, बॉन्ड पे बिल। डिबेंचर पे बिल, ये अमेरिकन नाम है, ये डिबेंचर बरतानिया ब्रिटिश नाम है। इंडियन ब्रिटिश की किताबों में मिलेगा, डिबेंचर पे बिल एक ही चीज़ है, पे बिल। ठीक है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, तवील अरसे वाले कर्जे, लॉन्ग टर्म लोन, लंबी मुद्दत के कर्जे। ठीक है। मॉर्गेज पे बिल, MORTGAGE, पे बिल, यानी गिरवी रखकर कर्जा लेना, 5 साल 10 साल के लिए मकान वगैरह के कागजात रख देते हैं बैंकों में, कर्जा ले लेते हैं, वो मॉर्गेज कहलाता है, गिरवी रखकर कर्जा लेना। ठीक है स्टूडेंट, बस तकरीबन इसी टाइप के जो है आपके पास ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। मैंने ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल आपको एक बैलेंस शीट बना दी, और आखिर में जो टोटल आएगा, फ़र्ज़ करें टोटल आया यहाँ पे 10 लाख का, अगर टोटल यहाँ पे आ रहा है 10 लाख, ये 10 लाख का टोटल है, 1 2 3 4 5 6 सिफर, 10 लाख में 6 सिफर होते हैं, 1 मिलियन होता है, तो इतना ही टोटल यहाँ भी आना चाहिए, 10 100,000, 6 सिफर, ये 1 मिलियन हो गया 10 लाख का। जितना टोटल आएगा, अब यहाँ सबके आगे अपने अपने अमाउंट लिखे होंगे, उनको टोटल कर लेंगे, तो जो टोटल यहाँ का आएगा या यहाँ का, दोनों के टोटल बराबर होने चाहिए, आमने सामने रखेंगे टोटल, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने अपने इस लेक्चर के जरिए आपको कंप्लीट बैलेंस शीट बनाना सिखा दी है। अभी आपको अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें बैलेंस शीट कैसे बनती है, फिर सवाल जब आप हल करेंगे आपको 50% काम आसान हो जाएगा, अगर आपने इस फॉर्मेट को सही तरीके से देख लिया, समझ लिया। क्योंकि ये बैलेंस शीट आपका साथ नहीं छोड़ेगी, अकाउंटिंग आप चल रही है, आगे तक जाएंगे आप, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, आपको ICMA का नाम सुना ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो सर्टिफिकेट आपको इशू करते हैं, ACMA का, एसोसिएट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो मैंने किया हुआ है, आपको एक ज़माने के अंदर किया था। और दूसरा CA के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, ठीक है, वहाँ भी अकाउंटेंसी चलेगी। अमेरिका में CPA कराते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, दुनिया की सबसे बड़ी अकाउंटिंग की डिग्री होती है। इसी तरह ACC होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो स्टूडेंट, ये अकाउंटिंग आपका बैलेंस शीट आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, चलती रहेगी। बैलेंस शीट को आप अच्छी तरीके से जहन नशीन कर लें। आगे के लेक्चरों के अंदर मैं जो है किताबात के सवाल हल कराऊंगा, जो आपके एग्जाम में होते हैं, आपको परफेक्ट जो है अकाउंटेंसी में बना दूंगा, अगर आप मेरे लेक्चर देखते रहें। लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप मेरे लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करें तो साथ में बेल शेप भी दबाएँ, ताकि मेरे जो लेक्चर आएँ तो आपके पता चल जाए। ठीक है। और इसको आगे करेंगे, जितना ज़्यादा हमारे सब्सक्राइब बढ़ेंगे है तो हमारी हिम्मत भी बढ़ेगी काम करने की, लोगों के व्यूज़ तेज़ से आएंगे, कमेंट्स आएंगे तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी। तो अगर नहीं आएंगे तो फिर हम उसको वहीं छोड़ देते हैं, आगे बढ़ाते नहीं हैं। ठीक है। आप चाहते हैं कि मैं इस पर काम करूं, अपने और भी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं, उसके अंदर इकोनॉमिक्स पे पढ़ाऊं, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स पढ़ाऊं, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पढ़ाऊं, मुख्तलिफ टॉपिक, टैक्सेशन पढ़ाऊं, आपका सेक्रेटरियल प्रैक्टिस पढ़ाऊं, जो टॉपिक है, तो मैं ये सारी चीज़ें पढ़ा सकता हूँ, इनकम टैक्स, सेक्रेटरी प्रैक्टिस। लेकिन आपका रेस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए, तो मैं ये सारे काम करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।